हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों ही केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइब्रिडाइजेशन से हमें किसी भी कंपाउंड, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो होती है। देखिएगा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, तो आप नोट करिएगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है हाइब्रिडाइजेशन से। स्ट्रक्चर और शेप, बॉन्ड, एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमें किसी भी कंपाउंड्स की ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। कौन कौन सी? कि पहला कि उसका जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा, ठीक है ना, यानी उसकी संरचना और आकृति क्या होगी, वो देखने में कैसा दिखाई देगा। दूसरा बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, जहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे होंगे उनके बीच का एंगल क्या होगा। बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, बॉन्ड कितना बड़ा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उस बॉन्ड के बनने और ब्रेक होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। यानी बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, कितनी एनर्जी पे वो ब्रेक होगा, या कितनी कम एनर्जी पे ब्रेक होगा, या कितनी ज़्यादा एनर्जी पे ब्रेक होगा, वो हमें पता चलेगा। किससे पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन से। क्लियर है? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस कराया था? वो इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है पॉलिंग ने, ठीक है ना। कब किया था? इन द ईयर 1931। तो 1931 में ये हमको कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था पॉलिंग ने, ठीक है। आगे आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन देखेंगे, हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन क्या होगी। द प्रोसेस in which different energy orbitals of same energy orbit combine together to form new hybrid orbitals which have similar energies and shapes. This phenomenon is called हाइब्रिडाइजेशन। ठीक,
ये तो आपको डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगी, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगी, जो आपस में क्या होंगी, कंबाइन होंगी, और कंबाइन होकर के वो क्या बनाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, जिनकी एनर्जीज और उनका शेप कैसा होगा, सेम होगा। तो ये तो हो जाएगी यहाँ की डेफिनेशन। क्लियर है डेफिनेशन आपको? डेफिनेशन के बाद देखेंगे यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किए हैं यहाँ पे, एक है आपका ऑर्बिटल्स और एक है ऑर्बिट। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ कि ऑर्बिट क्या होती हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। अगर नहीं भी आपको याद है तो मैं आपको यहाँ पे एक बार याद करा देता हूँ कि ऑर्बिट किसे कहेंगे और ऑर्बिटल्स किसे कहेंगे। ठीक है, देखिएगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, 9th और 10th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सभी एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर रिवॉल्व होते हैं उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑर्बिट। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कोई भी एक एलिमेंट्स। मैं एलिमेंट्स का नाम नहीं लिख रहा हूँ अभी समझाने के लिए, और मैं थोड़ा आगे जब जाऊँगा तो आपको मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हाइब्रिडेशन होगा उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे कार्बन का। तो अभी मैं जनरली आपको बता दे रहा हूँ ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस पे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या होंगी, ऑर्बिट्स होंगी, ठीक है ना, अराउंड में चारों तरफ होंगी। ठीक है, याद रखिएगा, मैं हाफ बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट और ये चौथी ऑर्बिट, ऐसे 7 होती हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स होती हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड में होती हैं। इन ऑर्बिट्स में कौन रोटेट होते हैं या कौन रिवॉल्व होते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसी में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक है, जो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट ऑर्बिट होती है उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं के। ठीक है ना, ये के ऑर्बिट है सबसे नियर। इससे ज़्यादा दूर जाएंगे तो ये कौन सी कहलाएगी, ये एल कहलाएगी। इसके बाद ये कौन सी कहलाएगी, ये एम कहलाएगी। और इसके बाद ये क्या कहलाएगी, एन कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाती हैं, याद रखिएगा, ये है ऑर्बिट। क्लियर है यहाँ पे। तो ऑर्बिट क्या होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करें, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं। ठीक है ना, जिस पाथ पर रिवॉल्व होते हैं वो क्या कहलाती है, ऑर्बिट कहलाती है। लर्न रखिएगा ये चीज़। ठीक है, अब ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, याद रखना, ऑर्बिट के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स एक ऐसे प्लेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। यानी ऐसा प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो जो एक चीज़ और याद रखिएगा, ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है ना, और n की जो वैल्यू होती है वो 1 2 3 4 हो सकती है। यानी n की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो सकती है, n बराबर 1 2 3 और 4 हो सकती है। तो यहाँ पे k बराबर क्या हो सकता है, 1, l बराबर क्या हो सकता है, 2, m बराबर क्या हो सकता है, 3 और n बराबर क्या हो सकता है, 4। याद रखना। ठीक है ना, अब k के अंदर एक क्या होती है, सब ऑर्बिटल्स होती है। उस ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। ठीक है ना, और l के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होती हैं, एक s और एक p। ठीक है, m के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, s p d, और इसके अंदर होती हैं s p d f। एक्चुअली याद रखिएगा, ऑर्बिटल्स क्या होती है, मैंने आपको बताया, ऑर्बिटल्स एक ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज़ और मैं अब बताना भूल गया आपको कि ऑर्बिट को और क्या क्या बोलते हैं। देखो, ऑर्बिट को हम यहाँ पे शेल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट को हम यहाँ पे एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो ये ऑर्बिट भी कहलाती हैं, शेल भी कहलाती है और एनर्जी लेवल भी कहलाती हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब ये क्या कहलाएंगी, ये ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं लिखा है एस पी डी और एफ, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, इनको एक और नाम है, इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे सब शेल। क्लियर है यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, ऑर्बिट किसे कहेंगे, जो न्यूक्लियस के अराउंड में जो पाथ होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं वो ऑर्बिट कहलाते हैं। और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है, किस प्लेस पर है, वहाँ वो उस पोजीशन को, उस प्लेस को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं।
क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनका नाम क्या है, SpDF। ठीक है, अब क्लियर हो रहा हुआ आपको, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है आपके डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, सेम ऑर्बिट। अब याद रखिएगा ऑर्बिट कौन सी है, के के अंदर एक ही ऑर्बिटल्स है, लेकिन जो आपका दूसरी ऑर्बिट है एल के अंदर 2 क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं, एक एस है और एक पी है। अब इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, ये आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। जब ये आपस में मिक्स होंगी, मिक्स होकर के क्या बनाएंगी, न्यू ऑर्बिट्स बनाएंगे। कितनी, एक ये और एक ये, तो 2 हैं तो 2 ही बनाएंगी। अब पी के, अब आप एक चीज़ और याद रखना जो मैं बताने वाला हूँ आपको, कि SpDF का स्ट्रक्चर क्या होगा और SpDF को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो जो S होता है, S के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, यानी इसके अंदर एक सब ऑर्बिटल होता है S के अंदर, ठीक है, ये S हो गया। P जो होता है, P के अंदर 3 क्या होते हैं, ठीक है, 3 बॉक्स होते हैं, ये P हो गया। इन बॉक्सेस को या इनको सब ऑर्बिटल बोलते हैं, तो इसको PX PY और ये क्या हो जाएगा, PZ, ठीक है ना, याद रखना। ये एस के अंदर एक ही बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, यानी एक ही आपका वैकेंट स्पेस होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिनिमम 1 रहेगा, मैक्सिमम आपका 2 रहेगा। पी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अंदर 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको PX PY और PZ बोलते हैं। सिमिलरली जो D है, D ऑर्बिटल्स के अंदर 5 वैकेंट स्पेस होते हैं, ठीक है, ये 5 क्लियर है यहाँ पे। और F के अंदर आपके 7 सब ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो SpDF, ठीक है। एक चीज़ और आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि जो S होता है, S का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, याद रखिएगा S का स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, ठीक है। P का जो स्ट्रक्चर होता है, P के अंदर 3 आपकी क्या है, सब ऑर्बिटल्स हैं, तो इनके स्ट्रक्चर क्या बनते हैं, अलग अलग बनते हैं, देखेंगे यहाँ पे। ये तो S का हो गया। PZ का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, ये PZ का स्ट्रक्चर है, सॉरी PX का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब PY का कैसे बनेगा, तो PY का आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये क्या हो गया आपका PY। और दूसरा स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, वो है PZ। PZ का स्ट्रक्चर थोड़ा आइटैलिक बनेगा, ये PZ का स्ट्रक्चर है, क्लियर है। ये याद रखिएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि जो आपका S होता है, S को हम ब्लॉक बनाते हैं, एक ब्लॉक बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, लेकिन इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल। P का केस होता है डंबल शेप होते हैं, ठीक है ना, ये डंबल शेप स्ट्रक्चर है। और D का जो स्ट्रक्चर बनता है वो डबल डंबल शेप बनता है, ठीक है ना, 2 डंबल एक साथ बनाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा ये D का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, F का स्ट्रक्चर होता नहीं है। तो ये तो आपको लर्न रखना है कि ये स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से लर्न रखना है कि SpDF क्या है, ऑर्बिटल्स हैं और उनको क्या कहते हैं, सबशेल कहते हैं। S के अंदर एक ही सब ऑर्बिटल होता है तो इसको ऑर्बिट बोलते हैं। P के अंदर 3 आपके सब ऑर्बिटल्स होते हैं, D के अंदर 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं और F के अंदर भी 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। एक चीज़ और याद रखना, S के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 1, और मैक्सिमम कितने रहेंगे, 2। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा यहाँ पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे 2, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा यहाँ पे, मिनिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा 1, क्लियर है। अगर मैं P की बात करूँ, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 6, और P में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे आपका 1, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे D में, तो वो रहेंगे आपके 10, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा मिनिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा 1। और सिमिलरली यहाँ पे जाएँ F में, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे 14, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसके अंदर, वो रहेंगे आपके यहाँ पे 1। तो ये आपको लर्न रखना है कि इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने होंगे, 2, ठीक है ना, और मिनिमम कितना रहेगा 1। P के अंदर कितने रहेंगे आपके 6, और
मिनिमम कितना रहेगा 1, 6 क्यों रहेंगे? क्योंकि ईच बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखना, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है ना। सिमिलरली डी के अंदर 5 बॉक्स हैं, तो ईच बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मिनिमम कितना रहेगा 1, मैक्सिमम कितना रहेगा 10। और एफ के अंदर 7 क्या है? ब्लॉक्स हैं, 7 बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस है, तो मतलब में ईच बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14, तो मैक्सिमम 14 रहेंगे, मिनिमम कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑर्बिट समझ में आ गया, ऑर्बिटल क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कितने टाइप का होता है। पहला होता है आपका sp3, देन होता है आपका sp2, फिर आपका होता है यहाँ पे sp, अगला होता है आपका यहाँ पे sp3d, फिर होता है आपका यहाँ पे sp3d2, फिर लास्ट वन जो है वो आपका है sp3d3। क्लियर हुआ? ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊं तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया एस के अंदर कितना ब्लॉक होता है? 1 ब्लॉक, ठीक है। पी के अंदर कितना ब्लॉक होता है? तो पी के अंदर होते हैं आपके 3, तो ये एस हो गया और ये पी हो गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या है आपका sp3d में कितने होते हैं? तो डी में मैंने आपको बताया हुआ 5 बॉक्सेस होते हैं या 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा sp3 का मतलब क्या हुआ। sp3 का मतलब होगा एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन। तो कंबाइन हो जाएंगे तो कितनी ऑर्बिटल्स बनेंगी? 4 बनेंगी, 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगी, क्योंकि ये 1 ये और 3 है, टोटल कितनी है? 4। तो 4 ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा इसकी एनर्जी अलग होगी और इसकी एनर्जी अलग होगी। तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? डिफरेंट एनर्जीज, एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो इसकी एनर्जी अलग होगी और इसकी एनर्जी अलग होगी, ठीक है ना। इन दोनों की एनर्जी अलग है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी। मिक्स हो जाएंगी तो एक एस और 3 पी, यानी समझ में आ रहा है 1 एस और 3 पी ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी। कंबाइन होकर के 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आ जाओ sp2 में। अब sp2 में आपको लग रहा होगा 1 एस और 2 पी, तो 1 एस रहेगा और 2 पी रहेंगे, जो आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है ना। थर्ड क्या है? sp, तो sp का मतलब 1 एस और 1 पी, यानी 1 एस रहेगा 1 पी रहेंगी, वो दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। अब आ जाइए sp3d में। sp3d में क्या होगा? 1 एस 3 पी और 1 डी, ये आपस में मिक्स हो जाएंगी। मिक्स हो जाएंगी तो क्या बनाएंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। कितनी बनाएंगी? तो याद रखिएगा एक एस का, 3 पी का और 1 डी का, टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। सिमिलरली आ जाइए sp3d2 में, तो एक एस 3 पी और डी कितना है? 2, तो d2, ये मिक्स हो जाएंगी आपस में। और लास्ट वन है sp3d3, एक एस 3 पी और 3 डी, ये आपस में क्या हो जाएंगी? कंबाइन हो जाएंगी और उतनी ही क्या बनाएंगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। एक चीज़ याद रखना, जितनी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगी, ठीक है ना, उतनी ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? सेम, और एनर्जी भी क्या हो जाएगी? सेम। याद रखना इंटरमिक्सिंग होगी, लेकिन इंटरमिक्सिंग के थ्रू जो ऑर्बिट्स बनेंगी, न्यू ऑर्बिट्स बनेंगी, उनकी एनर्जी भी सेम रहेगी और उनका स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब आ जाते हैं टाइप्स के बाद कि हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो हम हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाइब्रिडेशन होता क्या है और इनऑर्गेनिक में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं अपन। एग्जाम्पल किसका? कार्बन का, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हाइब्रिडेशन पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके ऊपर बेस्ड है? कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के अंदर हाइब्रिडेशन कैसा होता है, तो देखिएगा जो कार्बन है, ठीक है, वो 3 टाइप की हाइब्रिडेशन शो करता है। कौन कौन सा? sp3, sp2
एंड sp। ये 3 टाइप के हाइब्रिडेशन को शो करता है कार्बन। अब ये 3 ही क्यों करता है? sp3d क्यों नहीं करता? sp3d2 क्यों नहीं करता? sp3d3 क्यों नहीं करता? तो रीजन क्या है इसका? तो रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे कार्बन ओनली 3 हाइब्रिडेशन को शो करता है, sp3, sp2 एंड sp, ठीक है ना। और यही क्यों करता है और कोई सा क्यों नहीं करता? तो उसका रीजन देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा 6। इसका हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने बताया है कैसे निकालते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, क्या आएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो निकल कर आता है 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल करके आता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इसकी जो ये क्या है 1, मैंने आपको अभी बताया है कि 1 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी लेवल को या ऑर्बिट को या शेल को। तो ये फर्स्ट सेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखेंगे इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 2। ये सेकेंड एनर्जी आ गया। सेकेंड एनर्जी लेवल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं? 2 हैं। ऑर्बिट कौन सी है? सेकेंड है, लेकिन ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2 हैं। इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 4 हो गए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब अपन इसको बॉक्स बना के समझते हैं। एस का अगर हम बॉक्स बनाएं तो ये एस हो गया। कौन सा एस हो गया? ये 1s। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं? एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो रहा है? एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आ जाएगी सेकेंड एनर्जी। सेकेंड एनर्जी लेवल में क्या है? पहले एस है, ठीक है ना। एस के अंदर आते हैं, इस एस के अंदर आते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 और ये 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं पी में, तो ये आपका पी हो गया 2p। ये सेम एनर्जी लेवल है, याद रखना ये सेम एनर्जी लेवल हैं, लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये डिफरेंट होते हैं, इनकी एनर्जीज डिफरेंट होती है, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये 2 हैं तो एक ही बॉक्स में हम इसको फिल नहीं कर सकते हैं। याद रखना कोई भी कंपाउंड्स हुआ या कोई भी एलिमेंट्स हुआ, वो क्या करता है जब भी वो इलेक्ट्रॉन फिल करने जाता है वो ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो पहले 1-1 क्या करता है? फिल करता है। जब 1-1 पूरा कंप्लीटली बॉक्स फिल हो जाए फिर वो क्या करता है? पेयर करना स्टार्ट करता है। तो मतलब में जो पी है, पी के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही बॉक्स में नहीं होंगे, वो सिंगल सिंगल जाएंगे। तो सिंगल सिंगल जाएंगे मतलब इसमें भी 1 रहेगा और इसमें भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। और एक इसका जो ऑर्बिटल्स है या एक यहाँ पे क्या रहेगा? वेकेंट रह गया है, खाली रह गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अनपेयर्ड हैं, बाकी के क्या बने हुए हैं? पेयर बने हुए हैं। याद रखना हमें सेकेंड एनर्जी लेवल से मतलब है, फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फर्स्ट कंप्लीटली फिल्ड है। सेकेंड में आप देखेंगे ये 2p है वो आपका हाफ फिल्ड है, यानी ये तो पूरा वेकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वाले बॉक्स में, लेकिन इस वाले बॉक्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन को क्या है? कार्बन को इसको क्या करना है? पेयर करना है। पेयर करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको पेयर करने के लिए 1, इसको पेयर करने के लिए 1, तो मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन हम इसकी वैलेंसी क्या पढ़ के आए हैं? प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, इसकी वैलेंसी होती है 4। वो 4 कैसे आई तो वो देखते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे ही मतलब है। याद रखना मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट एनर्जी लेवल से हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमें सेकंड एनर्जी लेवल से मतलब है, क्योंकि सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक है ना। देखेंगे अब इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या आते हैं कि कार्बन क्या करता है, कार्बन कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी ये एनर्जी लेगा और यहाँ से एनर्जी जब लेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा? पी में जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो कहाँ चला जाएगा? पी में चला जाएगा। कब जाएगा? जब इसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा? आपका अनपेयर्ड हो जाएगा। ये एस था, याद रखना 2s, ये अनपेयर्ड हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गया? पी में आ गया। तो पी के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है ना, ये भी अनपेयर्ड था, ये अनपेयर्ड था, अब यहाँ से चला गया इसमें, तो ये क्या हो गया? अनपेयर्ड। यानी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4। अब इसको पेयर करने के लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये क्या थी? ये इसकी थी ग्राउंड स्टेट। क्या थी ये? ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। ये क्या हो गई इसकी? ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये ग्राउंड स्टेट थी,
ये नॉर्मल पोजीशन थी, अब ये हो गई इसकी हाइपर पोजीशन। मतलब में इसमें एस ने एनर्जी ली और एनर्जी लेकर के अपना इलेक्ट्रॉन यूज किया, वो इलेक्ट्रॉन का चला गया पी में चला गया। ये कार्बन के अंदर का है, याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, देखो अब एस का और पी का ये दोनों की एनर्जीज क्या हैं, डिफरेंट हैं। अब ये क्या होंगी, मिक्स होंगी, ठीक है ना। मिक्स होकर क्या करेंगी, ये मिक्स होकर के न्यू ऑर्बिट्स बनाएंगी, ठीक है ना। मिक्स होकर के बनाएंगी न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगी। वो जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको ही हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये याद रखना, अब इसके अंदर केवल एस है और पी है, डी ब्लॉक नहीं है। यानी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप देख रहे होंगे एस आ रहा है और पी आ रहा है, डी नहीं आ रहा है, एफ नहीं आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसमें ना तो डी आ रहा है ना एफ आ रहा है। इट मीन्स ये केवल एस पी ही हाइब्रिडेशन क्या करेगा, शो करेगा, sp3 sp2 और sp। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये 3 टाइप के हाइब्रिडेशन शो करता है। sp3d नहीं करेगा, sp3d2 नहीं करेगा और sp3d3 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर ना तो डी ब्लॉक आता है ना ही एफ ब्लॉक आता है, यानी डी ऑर्बिटल्स भी नहीं आता और एफ ऑर्बिटल्स भी नहीं आता। दैट मीन्स ये वो वाले हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा। ये कौन से करेगा, तो ये एस और पी वाला करेगा। अब sp में sp3 भी करेगा, sp2 भी करेगा और sp भी करेगा। sp3 मतलब में जब एक एस और 3 पी आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होकर क्या बनाएंगे, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, तो sp3 हो जाएगा। अगर sp2 की बात करें तो एक एस और 2 पी कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, sp2 बोलेंगे। और sp में क्या हो जाएगा, 1 एस और 1 पी आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगी, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो हो जाएगा ये वाला स्टेट पोजिशन। अब आगे आते हैं हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता चल गया होगा कि 1s + 3, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं। तो 1s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, ठीक है ना। ये मिक्स हो रही हैं आपस में और मिक्स होकर के क्या बना रही हैं, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी 4 क्यों बनेंगी, क्योंकि एक 3p है और 1s है। तो टोटल कितनी मिक्स हो रही है, टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रही है। तो कितनी बनेंगी नई ऑर्बिटल्स, 4। तो यहाँ पे बनेंगी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ, कितनी ऑर्बिटल्स बनेंगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। यानी इसमें याद रखना, इसमें एक भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। sp3 में एस की एक ऑर्बिटल और p की 3 जो सब ऑर्बिटल हैं वो आपस में क्या हो गई हैं, कंबाइन हो गई हैं। तो इसमें एक भी कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है, याद रखिएगा। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। अब यहाँ पे देखेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्या इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो। यानी इसमें कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, देखते जाना। इस sp3 और हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, और क्लियर है यहाँ पे, ये चीज़ें हमें देखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो याद रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल जो होता है, ठीक है ना, वो होता है 109 डिग्री 28 डेज का, ठीक है ना। यानी जो बॉन्ड एंगल बनेगा इसमें, ठीक है ना, वो कितने का होगा, 109 डिग्री 28 डेज का, ठीक है ना। आगे आते हैं बॉन्ड लेंथ। इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ किस किस के बीच में, याद रखिएगा, या तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ, ठीक है, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगी और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगी। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 154 पिकोमीटर। याद रखना 154 पिकोमीटर इसकी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ निकल कर आती है इसके अंदर, वो कितनी होती है, याद रखिएगा 109 पिकोमीटर।
ठीक है ना। तो 109 पिकोमीटर क्या होती है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की, किसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। याद रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन और कार्बन के बीच के अंदर की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, 347 किलो जूल मॉल इनवर्स, ठीक है ना। इतनी एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने और बॉन्ड को बनाने में, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो या फिर इस बॉन्ड को फॉर्म करना हो, इन दोनों ही कंडीशन में इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो होगी 435 किलो जूल मॉल इनवर्स। तो ये आपको लर्न रखना है कि जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर, sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो होगी कार्बन कार्बन के बीच के अंदर 347 और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के अंदर 435। क्लियर है, किस में आएगी, किलो जूल मॉल इनवर्स में आएगी। याद रखना ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसका मतलब है कि आपको ये बॉन्ड अगर ब्रेक करना है, चाहे इसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक करना हो या आपको इसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक करना हो, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको इतनी एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन का क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर और शेप, ठीक है। स्ट्रक्चर और शेप क्या होगा, तो शेप और स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, हेड्रल, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। एग्जांपल लेते हैं CH4 यानी मीथेन का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मैं दो एग्जांपल दूंगा, एक मीथेन का और एक दूंगा आपको ईथेन का। क्लियर है यहाँ पे, तो आ जाइए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम यहाँ पे मीथेन। मीथेन इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्लियर है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब CH4 में आप देखेंगे कि एक कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम है और 4 क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना है किसके अंदर, कार्बन के अंदर, फिर हाइड्रोजन के साथ उसको क्या कराना है, ओवरलैपिंग करानी है, ठीक है ना। ओवरलैपिंग के थ्रू फिर वो क्या बनेगा, आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम देखेंगे पहले कार्बन के अंदर हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो कार्बन के अंदर हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था 6 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल कर आएगा 1s, जो आपको अभी बताया था मैंने, 2s 2 और p2। क्लियर है। यहाँ पे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 लिख दिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, क्योंकि सेम एनर्जी है, एनर्जी ऑर्बिट है और ऑर्बिटल्स क्या है, डिफरेंट है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। अब इसको मैं बॉक्स बना के बता दूँ, तो ये बॉक्स बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा है, ये आपका 2s है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये p है, ये 2p है। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, टोटल 4 हैं, सॉरी टोटल 2 हैं। तो ये 1 और ये 1, ये कौन सी स्टेट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना। अब इसको आपने एनर्जी दी, जब एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसका ये रिपीट कर दे रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा p में। तो ये p में चला गया। p के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 3 हो गए और एक यहाँ पे भी अनपेड होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब ये क्या होंगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिडेशन इन कार्बन, तो ये कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं, sp3 का एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें 1 s और 3 आपस में क्या हो जाएंगी, ये मिक्स हो जाएंगी, ठीक है ना। मिक्स होकर के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी,
4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी प्रोसीजर, यानी इनका मिक्सिंग होना क्या कहलाएगी यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। और ये 4 जो ऑर्बिटल बनी है, अब इनकी एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई। याद रखना, इसकी एनर्जी अलग थी और इसकी एनर्जी अलग थी, यानी इसकी अलग थी और इसकी अलग थी, लेकिन इनकी ऑर्बिट क्या थी, एक ही थी। तो ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कौन सा था, सेकंड था, यानी ऑर्बिट एक है लेकिन ऑर्बिटल क्या है, डिफरेंट है। इसकी एनर्जी अलग होगी और इसकी एनर्जी अलग होगी, ठीक है ना। अब दोनों की एनर्जी अलग है, ये आपस में क्या हो गई, मिक्स हो गई। मिक्स होकर के कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, 4 बन गई। इस प्रोसीजर को हमने नाम क्या दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये 4 जो ऑर्बिटल्स बनी है, इनकी एनर्जी भी क्या है, सेम है, और इनका जो स्ट्रक्चर भी है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो ये सेम हो गया। अब इसको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्या कहलाएंगी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। और एस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, स्फेरिकल। और पी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, डंबल शेप। तो पी की कितनी है, 3 पी हैं, तो 3 पी में एक होता है पी एक्स, ठीक है ना, एक क्या होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। तो पी एक्स का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डंबल शेप बनेगा, ठीक है। इसके बाद पी वाई का भी कैसे बनेगा, डंबल शेप बनेगा, लेकिन उसको हम कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं आपका ये हो गया पी एक्स और ये हो गया पी वाई पी जेड। तो पी जेड का मैं नीचे बना के बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा पी जेड, ठीक है ना। अब ये पी एक्स पी वाई पी जेड, ये पी की क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, सब ऑर्बिटल्स हैं, तो इनको हमें क्या करना है, मिक्स करना है, और इसमें ये भी क्या करना है, मिक्स करना है। जब ये इसके साथ मिक्स होंगी तो इसका भी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इनका जैसा हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपका एस और पी आपस में कंबाइन होती हैं और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो पी एक्स है इसके अंदर 2 लोब्स हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये है। ये लोब जब हाइब्रिड होता है या ये जब हाइब्रिडेशन होता है तो इसमें एक लोब क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, लार्ज। एक बड़ा रहता है और एक छोटा हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। समझिए यहाँ पे अगर मैं पी को एक साथ बनाऊँ तो कैसे बनेगा, याद रखा पी का स्ट्रक्चर, पी का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे अलग से बना के बता दे रहा हूँ। पी का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया पी एक्स, ठीक है ना, ये क्या हो गया पी वाई, और ये क्या हो जाएगा पी जेड। तो पी जेड हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये पी का स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा किसका स्ट्रक्चर है, पी का। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये पी का स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है, मिक्सिंग करना है। एस, तो ये एस का स्ट्रक्चर हो गया, स्पेरिकल। याद रखिएगा एस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पेरिकल, ठीक है ना। हमें क्या करना है, पी को जोड़ना है, तो इसमें पी का एक कैसा होगा, ये पी, ये क्या हो गया पी एक्स प्लस, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई का लेंगे, तो वाई का ये वाई हो गया, ठीक है। ये कहलाएगा पी वाई प्लस, अब किसका लेना है हमें, जेड का, ये जेड का हो गया, ठीक है। ये कहलाएगा पी जेड। अब ये क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग होकर क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिट बनाएंगे। तो आपस में सभी को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। तो मिक्स कैसे करेंगे, देखिएगा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। तो ये क्या है हमारा, पी एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, पी वाई, ठीक है ना। और ये क्या हो गया हमारा,
PZ, ठीक है ना। ये तो हो गए P। अब इसमें क्या मिक्स हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, तो ये मिक्स हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ये मिक्स हो गया। क्लियर है यहाँ पे, तो मिक्सिंग हो रही है और मिक्सिंग होकर क्या बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। कैसे बनेंगी, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया जब भी हाइब्रिड होती है तो लॉफ्स क्या हो जाती हैं, एक एक साइड की स्मॉल हो जाती हैं। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कितनी बनेंगी। अब याद रखना यहाँ पे 3 P की हैं, PX, PY और PZ। क्लियर है यहाँ पे, तो ये PX है, PY और PZ है। अब ये मिक्सिंग हो गई तो टोटल कितनी बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में याद रखना एक लोब स्मॉल हो जाता है और एक क्या रहता है, बड़ा रहता है। मैं आपको यहाँ पे अलग से बता दे रहा हूँ। जब हम क्या करें, मान लीजिए मेरे पास ये S है, इसको मिक्स कर दे रहा हूँ मैं PX से, ठीक है। PX हमने इसको क्या कर दिया, ये PX है। तो PX से जब मिक्स किया, ये दोनों आपस में मिक्स हुई, तो मिक्स होने के बाद क्या होगा, मिक्स वाला स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये P है और ये S है, ये क्या हुई, मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद ये मिक्सिंग चल रही है, मिक्सिंग, फिर क्या बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनती है क्या होता है, यहाँ पे ये आपकी क्या थी, PX थी, इसकी एक लोब क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, ये कहलाती है हाइब्रिड, ठीक है ना। अब सिमिलरली ये किसकी बनेगी, एक S की बनेगी, वो भी S की सेम बनेगी। तो S की कैसी बनेगी, मैं यहाँ पे बना के बता दे रहा हूँ, ये किसकी हो गई, S की। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मिक्स। तो मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका लार्जर लोब और ये स्मॉल लोब, ये हो गया PX। अब ये हो जाएगा लार्जर लोब और ये हो जाएगा स्मॉल लोब, ये किसका हो जाएगा, ये S का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया, यहाँ पे कितनी बनी, 2, एक ये भी हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी। सेम यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 3 P की है, 3 P की और एक S की है, आपस में क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो कितनी बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए। कैसे बनेंगी, देखो यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, नहीं आया समझ में तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, P, तो P की ये लार्ज हो गई और ये यहाँ पे P की स्मॉल हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, हाइब्रिड। ये क्या है, Y, तो ये Y की क्या हो गई, लार्ज, और Y की ये क्या हो गई, स्मॉल। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे किसकी बनेगी, यहाँ पे बनेगी Z की, तो ये Z की क्या हो गई, लार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्मॉल। एक और बनेगी, एक ऑर्बिटल और बनेगी, ठीक है ना, जो किसकी होनी चाहिए, S की। टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। तो ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड। तो एक और बनेगी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए ये। अब यहाँ पे बनेगी किसकी, एक S की, तो S की बनेगी ये, और उसकी हाइब्रिड ये होगी, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर बनकर आएगा किसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है ना। फिर होगा आपका हाइब्रिडेशन, किसके अंदर की बात करें हम यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको समझ में आया होगा sp3 हाइब्रिडेशन, ये आपकी 1s 3p कंबाइन हो गई, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। याद रखना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग, और मिक्सिंग होकर के यहाँ पे कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है, 4, 1 2 3 4। समझ में आ गया, यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रही है। मैंने आपको बताया अभी, हाइब्रिड जब होती है तो एक लोब की हो जाती है स्मॉल, तो इसकी स्मॉल लोब ये है, इसकी स्मॉल लोब ये है, इसकी स्मॉल ये है, इसकी स्मॉल ये है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना, ये कार्बन का स्ट्रक्चर बना। अब याद रखिएगा, कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। तो आपको कार्बन को किससे जोड़ना है, हाइड्रोजन से जोड़ना है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो ये कार्बन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ पे, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया कार्बन का। अब कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4। तो हाइड्रोजन का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, 4 स्फेरिकल बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ओवरलैपिंग करा देनी है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ये क्या हो गई, ओवरलैपिंग। ये क्या है, ये है हाइड्रोजन। याद रखिएगा कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। ये कोई इसका स्ट्रक्चर बन गया मीथेन का, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है आपका, sp3 हाइब्रिडेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन इन कार्बन। कार्बन के अंदर sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। तो नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, इस हाइब्रिडेशन में, sp2 हाइब्रिडेशन में, यहाँ बता देते हैं, ठीक है। एक S 1s है और प्लस P कितना है, 2P आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन होकर क्या बना रहा है, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, एक S की और 2P की, टोटल कितनी बनेगी, 3
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितनी ऑर्बिटल्स बनेंगी? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, किसमें? sp2 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक ये 1s है और यहाँ पे p कितना है, ठीक है ना, ये px और py और ये क्या है, pz। तो ये s हो गया और ये p हो गया। तो इसमें एक s और 2 p, यानी 1 और 2, यानी ये पूरा क्या रहेगा, ये बाहर रहेगा। तो हाइब्रिडेशन किसके अंदर होगा? हाइब्रिडेशन होगा इन तीनों के अंदर, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनहाइब्रिड, ठीक है ना। तो इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, तो ये तो हो गया 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। अब यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी है यहाँ पे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक है, कौन सी है? pz, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1, ठीक है, कौन सी है वो? pz, जो हाइब्रिड नहीं होगी, वो अनहाइब्रिड रहेगी। क्लियर? समझना अच्छे से, जो नहीं आया बता देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बाद आते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या बनता है sp2 में? बॉन्ड एंगल होता है sp2 में कार्बन और कार्बन, बॉन्ड एंगल होता है sp2 में आपका यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ किसके बीच में? पहले कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ और फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, याद रखिएगा, इसमें वो होती है 148 पिकोमीटर, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है इसके अंदर, वो होती है 107.6 पिकोमीटर। क्लियर हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो होगी यहाँ पे 383 किलो जूल मॉल इनवर्स, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी यहाँ पे? 443 किलो जूल मॉल इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर होगा इसका ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होगा। समझिए आगे तो कैसे बनाएंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका, तो देखेंगे, ठीक है ना। एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब लेते हैं हम यहाँ पे कार्बन लेंगे, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ठीक है ना, 1s2 और 2s2p2, ठीक है ना। अब इसमें आपको पता चल गया होगा sp2 हाइब्रिडेशन में एक s और 2p क्या हो रही हैं, उसमें मिक्स हो रही हैं। तो एक s मतलब में ये s हो गया, ठीक है ना, ये s, और ये क्या हो गया p। बाकी का मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, है ना। ये p हो गया, ठीक है। ये क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही है। कौन कौन सी मिक्स हो रही हैं? ये क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये मिक्स हो रही हैं और मिक्स होकर के क्या बना रही हैं? ये बना रही हैं आपकी 1 2 3, और ये क्या रहेगी p यहाँ पे? ये अनहाइब्रिड। तो ये हो जाएंगी आपकी हाइब्रिड और ये हो जाएगी हाइब्रिड, ठीक है ना। स्ट्रक्चर लेके समझते हैं। एस का कैसा होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले बताया। एस का होता है स्फेरिकल, ठीक है। और पी का क्या होगा यहाँ पे? तो इसमें 2 पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक पी एक्स और एक पी वाई। पी जेड यहाँ पे क्या है? अनहाइब्रिड। तो पी एक्स कैसा बनेगा? तो हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? पी एक्स प्लस में पी वाई बनाएंगे तो ये पी वाई, ठीक है। अब इसमें पी वाई हम आइटैलिक ले रहे हैं, थोड़ा सा तिरछा करके ले रहे हैं, ठीक है ना। ये पी वाई और प्लस में पी जेड, समझ में
दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, मिक्स करना है, और ये क्या रहेगी, अनहाइब्रिड, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मिक्स करेंगे, किस किस को मिक्स करना है, 1 2 और 3 को, तो करें मिक्स करते हैं। तो ये हो गया P, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका Y, ठीक है, ये PX और ये PY, ठीक है, और ये हो जाएगा S, ठीक है ना। PZ क्या रहेगा, अनहाइब्रिड, तो मैं यहाँ पे इसको अलग से बना के बता दे रहा हूँ, ये PZ हमने इसको माना है, तो ये क्या रहेगा, अनहाइब्रिड। ठीक है, आगे देखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बनना चाहिए कि जो P है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसको हम क्या बोलते रहे हैं, PZ, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो आपका PX है ये क्या हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है ना। PY भी क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, तो PY हम यहाँ बनाएंगे, ये हो गया PY, इसकी स्मॉल ये हो गई, और एक नई बनेगी, वो नई बनेगी यहाँ पे, ये इसकी क्या हो जाएगी, स्मॉल। समझ में आ रहा है यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्या बना आपका यहाँ पे, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना किसका, कार्बन का, किसके अंदर, sp2 के अंदर। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, कैसे बनाना है एक बार और देख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट करके बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे कैसे करना है। हमें PX PY और S को मिक्स करना है, तो ये मिक्स कर दिया हमने, इसको बाहर रखा। अब हमें स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ मत आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये स्ट्रक्चर ये बनाइएगा एक्सिस। पहले आपको P को क्या कर देना है, एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अब हाइब्रिड कौन कौन सी हुई है, X हुई है, तो X का ये लार्ज लोब इस साइड कर दिया और इसका स्मॉल लोब हमने इस साइड कर दिया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब किसको किया है, बाय को, तो बाय का नीचे वाला हमने क्या कर दिया, इसको लार्ज कर दिया, इधर वाले को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया, ठीक है ना। फिर हमें क्या बनाना है, एक नई बनाना है किसकी, एस की, तो ये इसका एस का ये लार्ज लोब इधर हो गया और इसका स्मॉल ये हो गया, तो ये क्या बना, ये आपका जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसका स्ट्रक्चर बना। तो ये एक कार्बन है, ठीक है ना। सिमिलर दूसरा कार्बन, अब ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, सेम इसका भी जो ये वाला कार्बन है उसका भी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसी जैसे बनेगा, तो सेम बनेगा, तो दो आपके क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे सेम, ठीक है ना। sp2 में हमेशा कार्बन, कोई सा भी कार्बन हो, अगर उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑलवेज क्या बनाएगा, सेम स्ट्रक्चर बनाएगा। तो एक कार्बन तो ये हो गया, हमें दूसरा बनाना है, तो दूसरा कार्बन बनाएंगे और उनके बीच में क्या कराएंगे, ओवरलैपिंग कराएंगे। कैसे कराएंगे देखिएगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया ये हो गया PZ, क्या है ये, अनहाइब्रिड। ये क्या हो गया, ये हो गया PX, ठीक है ना, क्या हो गया ये PX, क्या हो गया ये हाइब्रिड, ठीक है ना। फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा PY का, तो ये हमने बनाया PY का, तो ये PY और PY की हाइब्रिड, ठीक है ना। फिर क्या बनेगा, नई बनेगी, तो ये क्या हो गई, सॉरी ये नई वाली बनी, इसकी ये हाइब्रिड, तो ये कौन सा हो गया, ये आपका PY और ये हो जाएगा PX और ये हो जाएगा PY और ये हो जाएगी न्यू हाइब्रिड, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, इनको नाम नहीं दे रहे हैं अपन, ठीक है। ये हो गया आपका, अब इसको हमें, ये एक कार्बन हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरे का बनाना है, दूसरे का बनाएंगे प्लस, ठीक है ना। अब इसका जो लोब है इस वाले कार्बन, उसको मैं साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। सेम स्ट्रक्चर बनाना है, इसको पलट देना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये लिया हमने, ये लिया, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी PX, ठीक है ना, इसका हाइब्रिड, ठीक है ना। ये क्या है, ठीक है ना, ये Z है, ये KC है, ये आपकी अनहाइब्रिड है, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे हमें क्या बनाना है, PY, तो PY का बनेगा नीचे, ठीक है ना, ये उसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिड, और ये नई बनेगी, वो यहाँ पे बनेगी, इसकी हो जाएगी ये हाइब्रिड। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना, ये बना इस वाले कार्बन का, ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है ना। अब इनके बीच में हमें क्या कराना है, ओवरलैपिंग बॉन्डिंग करनी है। तो बॉन्डिंग कैसे करेंगे, तो बॉन्डिंग करने के लिए देखिएगा यहाँ पे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। ये PZ है और ये भी क्या है, PZ, ये दोनों ही क्या हैं, अनहाइब्रिड, ठीक है ना। ये भी क्या है, अनहाइब्रिड, ठीक है ना। ये और दोनों के साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई PX और ये भी क्या हो गई, PX, सॉरी, ठीक है ना।
ये पी एक्स और ये पी एक्स हो गई, ठीक है। इसकी ये हाइब्रिड इधर है, इसकी हाइब्रिड ये इधर है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी एक और हाइब्रिड, और ये हो जाएगी पी वाई, ठीक है ना। ये इसकी हाइब्रिड, ये इसकी हाइब्रिड। सिमिलरली ये हो जाएगी पी वाई और ये हो जाएगी न्यू हाइब्रिड, ठीक है ना। तो इसकी हाफ और इसकी हाफ, ये बना, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो कार्बन हो गया। अब इससे क्या जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे जुड़ेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो ये भी हाइब्रिड है, तो इससे क्या जुड़ा, हाइड्रोजन। इससे भी क्या जुड़ा, हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो भी क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब बॉन्ड हो गया। अब क्या बचा आपके पास यहाँ पे, अब बची आपके दो पी अनहाइब्रिड, ठीक है ना। अब इन दोनों हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में भी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो याद रखिएगा ये कार्बन, ये कार्बन, ये क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना था, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। एक और बना, ये क्या कहलाएगा, पाई। ये सिग्मा किसके बीच में बना, ये बना पी एक्स। जब उन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या किया, ओवरलैप किया। जब दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड बना। और जो पी जेड थी, जो अनहाइब्रिड थी, जब उन्होंने ओवरलैप किया तो क्या बना, पाई बॉन्ड बना। तो याद रखिएगा जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करती हैं, ठीक है ना। और वो कौन सा ओवरलैपिंग होती है, याद रखना, ये ओवरलैपिंग क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग। यानी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या कहलाएगी, ये ओवरलैपिंग कहलाएगी आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है ना। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। याद रखना पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इससे क्या जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इससे जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका ईथीन का स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको कि कैसे करेंगे यहाँ पे हाइब्रिडेशन, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको याद रखना है कि ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर में जब भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो sp2 हाइब्रिडेशन में आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है। तो याद रखेंगे ये सिग्मा और ये भी कौन सा है, ये भी सिग्मा है। तो ये कौन सा है, पाई है। तो ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये क्या है, पाई। तो एक कार्बन के साथ कितने होंगे, 3 सिग्मा और एक पाई। जब 3 सिग्मा और एक पाई हुआ तो क्या बनेगा वहाँ बनेगा आपका sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये क्या है, पाई है। तो 1 2 3 सिग्मा और एक पाई, तो क्या हो गया यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन। अब आप बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और कार्बन के बीच की कितनी है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी आती है, 148 पिकोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ये वाला या ये वाला, ठीक है ना। चाहे ये वाला बॉन्ड एंगल हो या ये वाला बॉन्ड एंगल हो, ये वाला हो, ठीक है ना, या फिर ये वाला। तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, तो हम पढ़ के यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, तो हमने पढ़ा यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी 107.6 पिकोमीटर। तो याद रखिएगा ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा बना, तो मैंने आपको बता ही दिया स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। इसका होता है ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। sp3 और sp2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो बात करते हैं हम लास्ट हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के अंदर, वो है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे sp की, ये लास्ट वन है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे तो इसमें 1s प्लस दूसरा क्या है 1p, क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। मिक्स होकर क्या बना रहा है, कितनी है 1 1 है तो कितनी बनेंगी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर हुआ, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। इट मीन्स इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है ना। कौन कौन सी, py और pz। तो कैसे बनाएंगे, याद रखिएगा ये s है और ये क्या है, p है, ठीक है। एक s और यहाँ पे p कितना है, यहाँ पे px, py और pz। अब आपको लर्न रखना है क्या कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें केवल पार्टिसिपेट कर रहा है ये, ठीक है ना। यानी py और pz यहाँ पे क्या है, अनहाइब्रिड, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे अनहाइब्रिड
सॉरी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी है? 2। कौन कौन सी? पी वाई कोमा पी जेड, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पे? तो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? तो बॉन्ड लेंथ हम बात करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, और हम बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? याद रखिएगा यहाँ पे वो होती है 138 पिकोमीटर, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है आपके यहाँ पे 106 पिकोमीटर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, वो होती है 433 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की होती है 507 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये sp का हो गया। तो sp हाइब्रिडेशन में क्या क्या होगा याद रखना है। sp हाइब्रिडेशन में एक s और एक p आपस में हाइब्रिड होंगी, क्या बनाएंगी? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, ठीक है। इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी रहेंगी? 2 रहेंगी, एक py और एक pz। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री का होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कार्बन कार्बन के बीच में कितनी होगी? 138 पिकोमीटर की होगी, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितनी होगी? 106 पिकोमीटर की होगी, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी 433 किलो जूल मोल इनवर्स। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी आपको लगेगी 433, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी? 507 किलो जूल मोल इनवर्स, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर होगा लीनियर। कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका? लीनियर, याद रखिएगा। अपन पढ़ते हैं, आगे देखेंगे इसके बाद। ठीक है ना। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर तो देखिएगा। एस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मैंने आपको पहले ही बताया है, स्पेरिकल, ठीक है ना। इसमें कितनी हाइब्रिड पी कितनी है आपकी? पी लेंगे, ठीक है। ये पी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? केवल पी एक्स, पी वाई और यहाँ पे पी जेड, ठीक है ना। तो ये पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया और पी जेड हो गया। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? केवल ये दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, ये अनहाइब्रिड रहेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा आपका यहाँ पे, तो पहले मिक्सिंग करेंगे हम यहाँ पे, मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? ये बनाएंगे स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हाइब्रिड हो जाएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये अनहाइब्रिड रहेगा, ये भी अनहाइब्रिड रहेगा, ये भी अनहाइब्रिड रहेगा और ये भी अनहाइब्रिड रहेगा, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। या अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी सेम बनेगा, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पे ये, ठीक है ना। ये क्या है आपका? अनहाइब्रिड, ये भी अनहाइब्रिड है, ठीक है ना। ये भी क्या है? अनहाइब्रिड, ये भी क्या है? अनहाइब्रिड। कौन हाइब्रिड हुआ है यहाँ पे? ये हाइब्रिड हुआ है। तो ये हाइब्रिड हो गया तो इसकी स्मॉल ये बनेगी, ये भी हाइब्रिड हो गया तो इसकी स्मॉल ये बनेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक बार और देखिएगा। ठीक है। जब हम हाइब्रिड करेंगे, किसको कर रहे हैं? एक एस और एक पी को। जब एस और पी को हाइब्रिड करेंगे तो ये हो गया आपका पी का पी एक्स, हाइब्रिड हो गया तो इसकी हाइब्रिड ये बनेगी हाइब्रिड। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका एस की बनेगी, तो वो भी क्या हो जाएगी? वो भी हाइब्रिड हो जाएगी, तो वो भी हाइब्रिड हो जाएगी। तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, इसकी हाइब्रिड इधर लिख देंगे, इसकी हाइब्रिड इधर कर देंगे, क्लियर हुआ यहाँ पे। ये तो हो गया। अब यहाँ पे पी वाई और पी जेड क्या है? अनहाइब्रिड, तो उसको एज इट इज बना दो। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया है आपका पी वाई और ये हो जाएगा आपका पी एक्स, क्लियर हुआ यहाँ पे।
ये बनेगा आपका यहाँ पे sp हाइब्रिड कार्बन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं इथाइन जिसका स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है यहाँ पे। तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। तो एक कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये सा, इसका भी कैसा बनेगा, इसका, यानी इस कार्बन का भी स्ट्रक्चर ऐसा बनना है, इस कार्बन का भी स्ट्रक्चर ऐसा बनना है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो बनाए स्ट्रक्चर अपन, चलो देखते हैं। एक कार्बन का स्ट्रक्चर ये बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया YPY, ठीक है ना, और ये हो गया PX हाइब्रिड, ठीक है ना, और ये न्यू हाइब्रिड, और ये क्या जाएगा PZ, तो ये हो जाएगा PZ, ठीक है ना। तो ये 1 कार्बन हो गया, प्लस दूसरा कार्बन बनाएंगे सेम, तो वो भी ऐसे ही बनेगा। ये हाइब्रिड, ये हाइब्रिड, ये अनहाइब्रिड, ठीक है ना, और ये भी अनहाइब्रिड। इन दोनों को क्या कराना है, ओवरलैपिंग करानी है। ओवरलैपिंग कराने जाए तो क्या होगा, ओवरलैपिंग कराएं तो पहले तो ये P और ये दूसरे कार्बन का P, ठीक है ना, ये अनहाइब्रिड, और ये अनहाइब्रिड, ये Y। समझ में आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली ये अनहाइब्रिड, ये अनहाइब्रिड, ठीक है ना, ये अनहाइब्रिड और ये अनहाइब्रिड। याद रखिएगा ये हाइब्रिड थी तो हाइब्रिड के स्मॉल लॉग और ये बना दिया। क्लियर है यहाँ पे। तो ये है आपका PX, ये था PZ, ये है PY, ठीक है। ये था PX, ये है PY और ये है PZ। क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई किसके बीच में हुई, ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, तो क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है यहाँ पे। एक ही बॉन्ड बनेगा, कौन सा होगा, सिग्मा। अब बची क्या यहाँ पे, अनहाइब्रिड। कितनी है, 2 हैं, तो एक ये PY के बीच में ओवरलैपिंग होगी ये, और किसके बीच में होगी PZ, ठीक है ना, PZ के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो PY के बीच में ओवरलैपिंग हुई और PZ के बीच में ओवरलैपिंग हुई, तो इससे क्या बनेंगे, 2 आपके पाई बॉन्ड बनेंगे। तो याद रखना यहाँ पे 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थी, PY और PZ। सिमिलरली दूसरे कार्बन में भी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल थी, PY और PZ। जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करती हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग करती हैं तो क्या बनाती हैं, पाई बॉन्ड बनाती हैं। वो पाई बॉन्ड बनता है और कौन सा ओवरलैपिंग होती है, याद रखना वहाँ पे होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर है। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करती है तो ऑलवेज कौन सी करती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग करती है। तो याद रखना जब हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करती है तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जिसमें ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अगर पाई जब ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड बनता है जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करें, ओवरलैपिंग करें, तब क्या फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कार्बन ये है, ठीक है ना, इसने क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड। ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इधर, हाँ सॉरी मैं एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, यहाँ पे इससे क्या जुड़ा था, इससे जुड़ा था हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, या हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक H, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, एक H, ठीक है। कितने पाई बने, एक ये बना और एक ये बना, तो 2 पाई बॉन्ड बने। याद रखिएगा ये 2 पाई बॉन्ड बने, ठीक है ना। तो ये भी पाई है और ये भी पाई है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 क्या होता है और sp हाइब्रिडेशन क्या होता है। अब ट्रिक की बात करते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ट्रिक पे ट्रिक क्या होगी यहाँ पे, याद रखिएगा, ट्रिक होगी अगर किसी में किसी सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा। डबल बॉन्ड, ठीक है ना, डबल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, सिग्मा। और डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, पाई, तो एक क्या होता है, सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड अगर है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 2 पाई होंगे और एक सिग्मा। याद रखना है, ट्रिक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज क्या होता है, वो सिग्मा होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, ठीक है ना। अब ट्रिक देखते हैं यहाँ पे, अगर 4 सिग्मा है मीन्स
कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर 3 सिग्मा प्लस 1 क्या है, पाई है, तो वहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। अगर वहाँ पे 2 सिग्मा प्लस 2 पाई है, तो वहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये कार्बन के लिए अप्लाई है, याद रखना ये जो ट्रिक है ये ओनली कार्बन के लिए ही एप्लीकेबल है और किसी पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। याद रखना अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं पे तो क्या होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या होगा, 1 पाई और 1 सिग्मा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 क्या होगा, सिग्मा होगा। अगर टोटल कंपाउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अगर वहाँ पे 3 सिग्मा 1 पाई है तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होगा। वहाँ पे 2 पाई और 2 सिग्मा और 2 पाई है तो वहाँ पे क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। आपने sp3 भी समझा, sp2 हाइब्रिडेशन भी समझा और sp हाइब्रिडाइजेशन भी समझा। अब इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कार्बन के अंदर कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये आपको क्लियर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हाइब्रिडाइजेशन से हमको क्या क्या पता चलता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होती है, 0, क्योंकि हम पढ़ के आए 1 s और तीनों p पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें एक भी हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होती है, पूरी की पूरी क्या होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। याद रखिएगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 डेज का। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये लिख दिया, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी, 154 पिकोमीटर और 1.54 एंगस्ट्रॉम। सी बॉन्ड एच का, अगर हम सी बॉन्ड एच की बात करें तो सी बॉन्ड एच की जो बॉन्ड लेंथ होती है 109 पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो 1.09 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो हम पढ़ के आए कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 347 किलो जूल मोल इनवर्स और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, वो होगी 435 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका, टेट्राहेड्रल बनता है sp3 का। और एस कैरेक्टर कितने होते हैं इसमें, 25%, यानी इसमें एस कितना पार्टिसिपेट कर रहा होता है, 25% पार्टिसिपेशन किसका होता है, एस का होता है। और पी का कितना होता है, पी का होता है 75%, ठीक है। तो यहाँ पे एस और पी sp3 हाइब्रिडेशन में एस कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ओनली 25% कर रहा है। और पी में कितना कर रहा है, वो पी कितना कर रहा है, 75%, ठीक है। आगे आते हैं sp2 हाइब्रिडेशन में। तो sp2 हाइब्रिडेशन में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होती है, 1। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कार्बन कार्बन के बीच में हम पढ़ के आए 148 पिकोमीटर और उसको कन्वर्ट कर दो तो 1.48 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सी बॉन्ड एच कितना होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 107.6 पिकोमीटर और बॉन्ड को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं तो एंगस्ट्रॉम में क्या निकल कर आएगा, 1.07 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, तो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी 383 किलो जूल मोल इनवर्स। और यहाँ पे अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बीच की बात करें तो सी बॉन्ड एच के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो 443 किलो जूल मोल इनवर्स होगी। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लानर बनेगा। एस कैरेक्टर कितने होंगे, 33.3% होंगे और पी कैरेक्टर इसमें कितने होंगे, 66.6% होंगे। मतलब में sp2 में एस कितना परसेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 33.3% पार्टिसिपेशन एस का है और पी का कितना है, 66.6%, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ sp हाइब्रिडेशन में। sp हाइब्रिडेशन में देखेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होगी, 2 होगी। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होगी 138 पिकोमीटर और 1.38 एंगस्ट्रॉम, इसको निकालेंगे एंगस्ट्रॉम में। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.106 पिकोमीटर और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं तो 1.06 एंगस्ट्रॉम। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 433 किलो जूल मोल इनवर्स। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है 507 किलो जूल मोल इनवर्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर बनता है। एस कैरेक्टर इसमें 50% होते हैं और पी कैरेक्टर इसमें क्या होते हैं, 50%। अब आप बोल रहे हैं सर आपने पूरा बता दिया फिर दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि हाइब्रिडेशन इफेक्ट करता है। हाइब्रिडेशन इफेक्ट करता है, किस किस को इफेक्ट करता है, वो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है, बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। स्ट्रक्चर तो इफेक्ट होता ही होता है, तो इन चीज़ों को इफेक्ट करता है। कैसे करता है, याद रखिएगा अगर एस कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं किसी भी कंपाउंड में। यहाँ पे देखो इसमें 25% है, इसमें 33% है और इसमें 50% है, तो एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और पी कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एस कैरेक्टर का इंक्रीज होना, पी कैरेक्टर का डिक्रीज होना। तो याद रखिएगा जब एस कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर तो वहाँ पे एस कैरेक्टर के बढ़ने से, ठीक है, जो एस ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के पास चली जाती है। जब वो न्यूक्लियस के पास जाती है तो सिंपल सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है,
डिक्रीज हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड की जो स्ट्रॉन्गनेस है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो बॉन्ड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एस कैरेक्टर बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है और उसकी पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। कैसे, देखो यहाँ पे इसमें 25% कैरेक्टर है इसके, तो इसमें देखो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 154 है, ठीक है ना। इसमें कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी 148 है, कम हो रही है। इसमें चले जाओ 138 पे आ गई, यानी डिक्रीज होती जा रही है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें कितनी है 347, इसमें कितनी हुई 383 और इसमें कितनी हुई 433। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब में आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, समझ में आ रहा है। तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पर, ठीक है ना, कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस होती है या बॉन्ड लेंथ होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। समझ में आ गया यहाँ पे। चाहे फिर वो कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर लो, तो सेम कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे कितनी है, देखो 435 है, यहाँ पे कितनी है 443 है और यहाँ पे कितनी है 106 है। समझ में आ रहा है। तो इन तीनों में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ देखो, वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो याद रखना है, एस कैरेक्टर इंक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडेशन क्या होता है और कार्बन में इसका क्या रोल है। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं आपको सॉल्व करना और बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आपको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये जो कंपाउंड्स दिए हैं इनके बीच में बताना है कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यानी इन जो कंपाउंड्स हैं इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है कार्बन कंपाउंड पर। तो कार्बन जो है उस पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 है, sp3 या sp है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि जो कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं उनमें कार्बन के ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा या उनका शेप कैसा होगा। ये 3 क्वेश्चन से आपको इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए, मैं आपको प्रत्येक ईच क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ। तो पहले वाला क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए आंसर, ठीक है ना। क्या है, पहला है आपका ये ए, ठीक है, कंपाउंड है आपका यहाँ पे वो है SC डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका स्ट्रक्चर बनाएं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है ये कंडेंस फॉर्मूला है, आपको इसको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखते हैं ना, इसको हम ऐसे बना दें, ये C डबल बॉन्ड C, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। अगेन क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। फिर क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, फिर C जुड़ा हुआ है, फिर क्या जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जोड़ दिया C, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, तो ये हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। क्लियर है। यहाँ पे हम पढ़ के आए हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, सिग्मा, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिग्मा तो एक क्या होगा, पाई। यहाँ पे क्या है, सिग्मा, यहाँ पे क्या है, सिग्मा, ये भी क्या है, सिग्मा 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 और सिग्मा, यहाँ पे क्या है, सिग्मा और पाई। अब आपको बताना कैसे आंसर, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसमें आपको जो आंसर देना है वो ऐसे देना है कि कितने सिग्मा है और कितने पाई है। लेकिन सिग्मा किस किस के बीच में कितने हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है ना। कितने सिग्मा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा है किसके बीच में है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, ठीक है ना। फिर हम बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा है, तो 1 और 2 3 4, तो 1 2 3 4 सिग्मा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब आपको बताना है यहाँ पे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का बना हुआ है, कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ है, कितने पाई बॉन्ड है, 1 और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुआ है, सिग्मा हो गए आपके यहाँ पे 7 और 4 कितने हुए हैं आपके 11 सिग्मा
और पाई कितना है 2 है, तो आप काउंट कर लीजिएगा 11 हो रहा है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 सॉरी हाइड्रोजन और इसके बीच में कितने हैं 6 हैं, ठीक है ना। तो आपके हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 हैं और 4 हैं, तो टोटल आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हुए हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके 10। क्लियर है यहाँ पे। अब पाई कितना है 2 है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। दूसरा है बी में क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH यहाँ पे दिया हुआ है CH3। स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन लिया, कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना हुआ है दूसरे कार्बन का ये, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 2, तो ये और ये हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये, ठीक है ना, इससे क्या जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने क्या बोल दिया यहाँ पे C, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है सिग्मा, ये भी क्या है सिग्मा, 2 हैं तो एक सिग्मा और एक क्या होगा पाई, ये भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा होगा और एक क्या होगा पाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड है तो काउंट करिएगा, ठीक है 1 2 3 4 5 6 अगेन 6 सिग्मा। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा काउंट कर 1 2 3 तो यहाँ पे 3 सिग्मा है, ठीक है ना। अब आपको पाई देखना है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनता है पाई बॉन्ड बनता है, कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 पाई। टोटल सिग्मा कितने होगा, टोटल सिग्मा होगा आपके यहाँ पे 6 और 3 यहाँ पे 9 सिग्मा। एक बार काउंट कर लीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए, पाई कितना है 2 है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फॉलोइंग कंपाउंड्स के अंदर आपको क्या बताना है हाइब्रिडाइजेशन बताना है। कैसे बताएंगे तो देखेंगे एग्जांपल। आंसर है पहला वाला, ठीक है CH3Cl, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना है तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, तो 1 2 और ये 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है Cl, ठीक है। कितने सिग्मा हो गए तो आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा सिग्मा 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 और सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए टोटल 4 सिग्मा हो गए, ठीक है ना। इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा sp3, यानी ये कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। क्लियर हुआ यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3CN की बात करते हैं। तो CH3CN में देखेंगे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, कितना जुड़ा हुआ है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है C, इससे क्या जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब देखेंगे यहाँ पे कितना सिग्मा है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। इट मीन्स ये कौन सा कार्बन हो गया, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। और इसमें देखेंगे आपका ये पाई होगा, ये भी क्या होगा पाई होगा और एक क्या होगा सिग्मा। तो इसमें कितने सिग्मा हो रहे हैं इस कार्बन में देखेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई। तो इट मीन्स हम पढ़ के आए 2 पाई और 2 सिग्मा जब होता है तो ये कौन सा हो जाएगा sp, ठीक है ना। तो ये कार्बन कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइज है और ये कौन सा है sp2 है। लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। C में दिया हुआ आपका CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। स्ट्रक्चर बनाए इस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो ये इससे क्या जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 और ये 3। इससे क्या जुड़ा हुआ है 1 हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या बना रहा है डबल बॉन्ड, इससे भी क्या जुड़ा हुआ है 1 हाइड्रोजन, इससे सिंगल बॉन्ड, इससे क्या जुड़ा हुआ है 3 बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब बताएं बॉन्ड कौन कौन से हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा और एक क्या होगा पाई, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई और ये बीच वाला क्या है ये है सिग्मा। समझ में आ गया। अब इसमें कितने सिग्मा हो रहे हैं काउंट करो
1 2 3, ये भी क्या है, ये भी सिग्मा है, ठीक है ना। तो ये भी सिग्मा है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए। तो इसका मीन्स ये कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। इसमें काउंट करो तो 1 2 3 और 1 पाई, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया sp2, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 और 1 पाई यानी 3 सिग्मा और 1 पाई, तो ये भी हो जाएगा sp2। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 यानी 2 पाई और 2 सिग्मा, तो ये हो जाएगा sp2। क्लियर हो यहाँ पे। तो sp2, sp3 और sp हाइब्रिडेशन कैसे पता लगाएंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ट्रिक है आपके यहाँ पे, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अगर 3 सिग्मा और 1 पाई होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका sp2 होगा। अगर 2 सिग्मा और 2 पाई है तो वहाँ पे क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा। ऐसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक का, वो है व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको बताना है कि वहाँ पे कौन सा, ये जो कंपाउंड्स हैं इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है कार्बन के ऊपर और कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो देखें एग्जांपल, आंसर में पहला वाला लेते हैं H2C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो H यानी कार्बन के साथ क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है, और 2 क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये 2 हमने क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब बताइए यहाँ पे क्या है, तो सिग्मा है और ये क्या है, पाई है। तो इट मीन्स कितने सिग्मा हुआ है, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, इसके अंदर हाइब्रिडेशन हो गया sp2, ठीक है ना। अब sp2 हाइब्रिडेशन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर तो हम पढ़ के आए, जब sp2 हाइब्रिडेशन होता है स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लानर, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लानर होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला Sc ट्रिपल बॉन्ड एंड बना है स्ट्रक्चर इसका, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ और 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, तो देखेंगे यहाँ पे 1 सिग्मा, ये भी पाई और ये भी पाई, बीच वाला क्या होगा, सिग्मा। तो 2 सिग्मा और 2 पाई, दैट मीन्स ये कार्बन के ऊपर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, लीनियर, कैसा स्ट्रक्चर होगा, लीनियर। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके जो भी डाउट हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।